आगे एक नदी आ गई और छोटी सी एक कश्ती भी आ गई। उसमें 2 आदमी थे। कश्ती बहाव के साथ जा रही थी। हमने उसे रुकने का इशारा किया लेकिन कश्ती ना रुकी। अहमद अली ने राइफल कंधे से लगाकर और नाली उनकी तरफ करके कहा कि वो ना रुके तो गोली मार देंगे। गरीब से बंगालियों ने कश्ती का रुख किनारे की तरफ कर दिया। कश्ती कुछ दूर आगे किनारे लगी। हम उधर को चल पड़े। हम दोनों कश्ती में सवार हो गए। अहमद अली ने कश्ती वालों को खूब डांट पिलाई। फिर उनसे पूछा कि रेलवे लाइन कितनी दूर है। उन्होंने बंगाली जबान में कुछ कहा जो अहमद अली ही समझ सकता था। लाइन वहां से 1 मील के लगभग थी। कश्ती में किसी कस्बे के लिए करियाने का सामान जा रहा था। ये दोनों हमारी राइफलों से डर गए थे। 3-4 फरलांग आगे गए तो उन्होंने कश्ती दूसरे किनारे से लगाई और हमें बताया कि हम किस तरफ जाएं और लाइन कितनी दूर है। हम कश्ती से उतरने लगे तो एक आदमी ने हमारे आगे हाथ फैला दिया। हमारे पास कुछ भी ना था। अहमद अली ने उसे बंगाली जबान में धुतकार दिया और हम उन दरख्तों में दाखिल हो गए जो बहुत ही घने थे। उससे गुजरते हमारी रफ्तार बहुत सुस्त हो गई। नदी की वजह से यहाँ झाड़ियाँ, घास और दरख्त ज्यादा थे। इस जंगल से निकले तो हमें तार के खंभे दिखाई दिए जो रेलवे लाइन के साथ साथ हैं। रेलगाड़ी और इंजन की छक छक भी सुनाई देने लगी। हालात हमारी मदद कर रहे थे। जमीन ने ज्यादा ताउन किया। वहां जमीन ऊपर को जाती थी इसलिए गाड़ी की रफ्तार कम और धुआं ज्यादा घना हो गया था। इंजन में कोयला डाला जा रहा था। हमें गाड़ी की इसी रफ्तार की जरूरत थी। अब ये देखना था कि यह मुसाफिर गाड़ी है या मालगाड़ी। हम दौड़ने की रफ्तार से चल पड़े और रेलवे लाइन के करीब जा पहुंचे। वहां ऊंची और घनी झाड़ियां थीं। हम उनमें छुप गए। जरा पीछे मोड़ था। 1-2 मिनट ही गुजरे होंगे कि इंजन सामने आया। अहमद अली ने नारा लगाया, मालगाड़ी। फिर बोला, इंजन को गुजर जाने दो। इंजन गुजर गया। उसमें 3 आदमी थे। एक आदमी बेलचे से इंजन में कोयला डाल रहा था। रफ्तार खासी कम हो गई थी। हमारे सामने से डब्बे गुजरने लगे। कोई डब्बा बगैर छत के नहीं था जिस पर चढ़कर हम अंदर उतर जाते। डब्बे गुजरते गए और हमें गार्ड का डब्बा नजर आने लगा। चलो मोहम्मद खान। वो उठ खड़ा हुआ और बोला, गार्ड के साथ सफर करते हैं। मैं उठा और हम दोनों गाड़ी के बिल्कुल करीब चले गए। गार्ड का डब्बा इस शक्ल का था कि उसके आगे और पीछे सेहन की तरह जगह खाली थी और दरमियान में एक कमरा था। आपने ऐसे डब्बे देखे होंगे। और गार्ड अंदर था। डब्बा हमारे करीब पहुंचा तो हम बड़े आराम से उस पर चढ़ गए। गार्ड अंदर से निकल आया। हम शक्ल सूरत से कोई डाकू तो लगते नहीं थे लेकिन जंगल के सफर ने हमारे हुलिये बिगाड़ दिए थे। दाढ़ियां बहुत बढ़ाई थी। कपड़ों की हालत बहुत बुरी हो गई थी। हमें देखकर वो ठिठक गया। उसके होंठों पर मुस्कुराहट आई जो फौरन गायब हो गई। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। अब उसके चेहरे पर खौफ आ गया। हम दोनों अंदर चले गए। क्या तुमने हमें पहचान लिया है? अहमद अली ने उससे पूछा। उसने सर के हल्के से इशारे से बताया कि उसने हमें पहचान लिया है। अरुणा के बाप ने हमें बताया था कि बंगाल के तमाम रेलवे स्टेशनों को इत्तला दे दी गई है कि कत्ल और डकैती के 2 मुजरिम मफरूर हैं और वो रेलगाड़ी से बंगाल से निकलने की कोशिश करेंगे। इस चिट्ठी में हमारे नाम और हुलिये भी लिखे गए थे। मेरा हुलिया बिल्कुल नुमाया था। ये भी लिखा था कि दोनों के पास विंचेस्टर राइफलें और धा हैं। गार्ड को यह सरकारी इत्तला जरूर मिली होगी। वह बार बार मुझे देखता था। नाम क्या है तुम्हारा? कहाँ के रहने वाले हो? अहमद अली ने गार्ड से पूछा। गयासुद्दीन, उसने जवाब दिया। कलकत्ता का रहने वाला हूँ। बैठ जाओ, अहमद अली ने उसे कहा। वो बैठ गया। हम भी बैठ गए। अहमद अली कहने लगा, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ना तुम्हें लूटेंगे, ना इस गाड़ी का कुछ बिगाड़ेंगे। जहां तक हमें ले जा सकते हो वहां तक ले जाओ। गाड़ी स्टेशनों पर रुकेगी और तुम्हें उतरना पड़ेगा। तुम हमारी राइफलों की जद में रहोगे। जहां हमें शक हुआ कि तुम धोखा दे रहे हो तो आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी। अगर तुम मुझ पर इतने मेहरबान हो तो ये क्यों नहीं सोचते कि किसी को पता चल गया तो मैं तुम्हारी मदद करने के जुर्म में पकड़ा जाऊंगा। उसने इल्तजा के लहजे में कहा, अंग्रेज बादशाह ने इस जुर्म की सजा मौत रखी है। उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या पुलिस रास्ते में गाड़ियां रोककर चेकिंग करती है? रास्ते में रोककर नहीं, उसने जवाब दिया। किसी किसी रेलवे स्टेशन पर पुलिस गाड़ी को देखती है। हम तुम्हें खतरे में नहीं डालेंगे, अहमद अली ने कहा। रेलवे स्टेशन के करीब जाकर गाड़ी आहिस्ता होगी तो हम स्टेशन आने से पहले उतर जाएंगे। हम इन राइफलों के जोर पर तुम जैसे गार्डों के साथ जहां तक चाहें सफर कर सकते हैं, लेकिन हम किसी इंसान को मुसीबत में नहीं डालेंगे। हम तुम्हारी जान भी ले सकते हैं लेकिन नहीं, हम इसे तुम्हारा एहसान समझेंगे कि तुमने हमारी मदद की। वो कभी मुझे देखता, कभी अहमद अली को। उसके चेहरे से खौफ का तासुर साफ होता जा रहा था। हमसे बिल्कुल ना डरें, मैंने कहा। आराम से बैठे रहें। आपकी जान, आपकी इज्जत और आपकी नौकरी के जिम्मेदार हम हैं, अहमद अली ने कहा और उससे पूछा कि अगला स्टेशन कितनी दूर है? 8-9 मील, उसने जवाब दिया। लेकिन वहां गाड़ी रुकेगी नहीं। अगले 4 स्टेशनों से रन थ्रू होगी। और वो खामोश होकर हम दोनों को देखने लगा। सूरज गरूब हो गया था। उसने बत्ती जला ली और फिर वो हमारे सामने बैठकर कभी मुझे देखता, कभी अहमद अली को। आप हमसे डर रहे हैं, अहमद अली ने कहा। हम आपकी नज़रों में मुजरिम, गुनाहगार और हकीर हैं, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि आप मुसलमान हैं और हम भी मुसलमान।
मुझे डरना चाहिए, उसने कहा। रेलवे को चिट्ठी आई है जिसमें आपको बड़े खतरनाक डाकू, ठग और कातिल कहा गया है। मैंने पहली बार इतने बड़े मुजरिम देखे हैं। मैंने यही सुना है कि डाकू और कातिल किसी पर रहम नहीं किया करते। अगर तुम मुझे अपना मुसलमान भाई समझकर मुझ पर रहम और करम कर रहे हो तो मैं तुम्हें अपना मुसलमान भाई समझकर दिल में अफसोस कर रहा हूँ कि दो मुसलमान इतने घिनौने जराइम के मुजरिम हैं। मुसलमान की शान तो कुछ और हुआ करती थी। आप बच्चे या नादान नहीं कि मैं आपको वाज दूं। आप चाहें तो मुझे कत्ल कर दें, लेकिन मैंने जो महसूस किया वो मैं ज़रूर कहूँगा। आप इस्लाम के नाम पर बड़ा ही भद्दा दाग हैं। आपके फरार की जब चिट्ठी आई थी तो उसमें आपके इस्लामी नाम पढ़कर मेरे एक हिंदू साथी ने कहा था, ये काम मुसलमानों का ही है, हिंदू मुजरिम नहीं हो सकता। मुझे बहुत शर्म आई थी। हम डाकू, ठग या कातिल नहीं हैं, अहमद अली ने कहा, और उसने ज़बान का जादू यूं चलाया। हम अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ काम कर रहे हैं। तुम्हें शायद मालूम होगा कि ये पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर था और मैं हेड कांस्टेबल। हम दरे पर्दा उन लोगों की मदद कर रहे थे जो रेलगाड़ियों के नीचे बम रखते हैं और जो ओह, गार्ड गयासुद्दीन ने हैरत ज़दा होकर ओह कहा और बोला, तुम दोनों उस गिरोह के आदमी हो जिसे दहशत पसंद और टेररिस्ट कहते हैं। हाँ, हम उस गिरोह के आदमी हैं। अहमद अली ने ऐसी बात बना ली जो मेरे दिमाग में नहीं आ सकती थी। उसने कहा, बन मंदिर तो तुमने सुना होगा। वहां से लूट मार का कोई खजाना बरामद नहीं हुआ। वहां से कोई औरत भी बरामद नहीं हुई। पुलिस और फौज ने वहां ऐसे वक्त छापा मारा जब हमारा पूरा गिरोह वहां मौजूद था। हम मीटिंग कर रहे थे। हमने बंगाल के गवर्नर को और बड़े बड़े अंग्रेज अफसरों को कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया था। किसी ने मुखबरी कर दी और छापा पड़ गया। हमारे पास राइफलें और रिवॉल्वर थे। हमने मुकाबला किया। दोनों तरफ से बहुत फायरिंग हुई। दोनों तरफ के आदमी जख्मी हुए और मारे भी गए। हमारे कुछ आदमी पकड़े गए। हम दोनों ने ये गलती की कि बन मंदिर में चले गए थे। अहमद अली ने मेरी टांग से पतलून ऊपर करके उसे कहा, ये देखें, ये जख्मी हो गया था। मैं इसे अपने साथ लाने के लिए रुक गया और हम दोनों पकड़े गए। हमें जेल में ले जाया गया। हम वहां से फरार हो आए। रास्ते में एक अंग्रेज अफसर और उसके साथ एक हिंदुस्तानी अफसर को कत्ल किया। वो शिकार खेल रहे थे। ये राइफलें और ये धा उनकी हैं। अंग्रेज की बादशाही में ये जुर्म मामूली नहीं। हुकूमत ने हमें दहशत पसंद नहीं कहा क्योंकि अंग्रेज जानते हैं कि यहाँ के लोग हमारे हमदर्द हो जाएंगे। उन्होंने हमें डाकू और कातिल कहा ताकि लोग हमसे नफरत करें और कोई हमें पनाह ना दे। तुम्हारा नाम मोहम्मद खान है ना? गयासुद्दीन ने पूछा। पंजाब के रहने वाले हो? हाँ दोस्त, मैंने कहा। क्या इतने दूर देश से मैं बंगाल में डाकू बनने आया था? यही काम करना होता तो पंजाब ज्यादा बेहतर था, जहाँ लोगों के घरों में रुपया पैसा भी होता है और जेवर भी। यहाँ के भूखे लोगों से हमें क्या मिल सकता है? मैंने देखा कि गार्ड का चेहरा बिल्कुल सही हालत में आ गया और ऐसे मालूम होने लगा कि जैसे वो अभी मुस्कुराएगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, गार्ड ने कहा, धोखा नहीं दूंगा। एक बात जरूर कहूंगा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ हिंदू हैं? हाँ, अहमद अली ने जवाब दिया। हिंदू ज्यादा हैं। हिंदू ज्यादा ही होंगे, गार्ड गयासुद्दीन ने कहा। मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ जो तुम्हें किसी ने नहीं बताई होगी। हिंदुस्तान में तुम्हारे गिरोह जैसे चंद और गिरोह यही काम कर रहे हैं जो तुम कर रहे हो। उन सब में हिंदू भी हैं, सिख भी और मुसलमान भी। लेकिन राज की ये बात ना सिखों को मालूम है ना मुसलमानों को कि हिंदुओं के लीडरों ने यह तहरीक सिर्फ अपने मफाद के लिए शुरू की है। मुसलमानों और सिखों से कहा जाता है कि यह हिंदुस्तानियों की तहरीक है और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल कर हर कौम आज़ाद होगी। चुनाचे तुम जैसे जोशीले मुसलमान इस तहरीक में शामिल हो गए हैं। मैं इस तहरीक का, जिसे अंग्रेज़ दहशत पसंद तहरीक कहते हैं, हामी हूँ, लेकिन मैं हिंदुओं की नीयत को समझता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुसलमान ऐसी ही अलग थलग तहरीक चलाएं, उसमें सिर्फ मुसलमान हो। बंगाल मुसलमानों का सूबा है। इस खित्ते ने बड़े नामवर मुजाहिद पैदा किए हैं। अगर यह खित्ता आज़ाद हो तो ये इस्लामी खित्ता बने। अगर मुसलमान हिंदुओं की तहरीक में शामिल रहे और अगर ये तहरीक कामयाब हो गई तो बंगाल पर हिंदुओं का कब्जा हो जाएगा और हिंदू मुसलमानों को अपना गुलाम बना लेंगे। तुम यूं समझ लो कि हिंदू तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी पोजीशन देखो, तुम मफरूर मुजरिम बने हुए हो, बल्कि तुम फांसी के तख्ते पर खड़े हो। तुम मोहम्मद खान पंजाब से यहाँ आए हो। तुमने अपनी नौकरी कुर्बान कर दी है, तुम जान भी कुर्बान कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी कुर्बानियों से हिंदू फायदा उठाएंगे। मुसलमान लीडर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के जिन सूबों में मुसलमानों की आबादी दूसरी कौमों की निस्बत ज़्यादा है वहाँ मुसलमानों की हुकूमत कायम की जाए। लेकिन अंग्रेज़ इतने कच्चे नहीं कि मुसलमानों ने जो कह दिया वो अंग्रेज़ फ़ौरन मान लेंगे। यहाँ सिर्फ अंग्रेज़ नहीं जो मुसलमानों के दुश्मन हैं, हिंदू मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो इस तरह रुके बगैर बोलता जा रहा था जैसे मुझे और अहमद अली को यही लेक्चर सुनने के लिए उसके पास भेजा गया हो। वो हमें दहशत पसंद ही समझ बैठा था। उससे हमें यह फ़ायदा हुआ कि अब वो हमें डाकू और ख़तरनाक मुजरिम नहीं समझ रहा था। उसके दिल में हमारी इज्जत पैदा हो गई थी और हम उससे रहनुमाई और मदद हासिल कर सकते थे। उससे हमें अब धोखे का ख़तरा नहीं रहा था। वो जो लेक्चर दे रहा था
उसे मैं और अहमद अली सिर्फ सुन रहे थे और उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, जिससे वो बहुत खुश हो रहा था। लेकिन हमें उस लेक्चरर के साथ ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं थी। कैसे हिंदू, कौन मुसलमान, कैसी आज़ादी, गुलामी, कैसी गुलामी। हम तो आज़ाद थे। हमने अंग्रेज़ों के कानून को चीर फाड़ दिया और उसके परखच्चे बंगाल के जंगलों में बिखेर दिए थे। हमारा कोई मजहब नहीं था। हम शैतान के चेले थे और अपने आप को बहुत ताकतवर समझते थे। मुझे जब ये ख्याल आता था कि मुझसे लोग डरते हैं और मेरी गिरफ्तारी के लिए 1000 रुपया इनाम मुकर्रर हो चुका है, तो मेरा सीना फ़ख्र और तकब्बुर से फैल जाता था। आज 1000 रुपये की कोई कीमत ही नहीं रही। मैं दूसरी जंग अजीम से भी पहले की बात कर रहा हूँ। उस वक्त का 1 रुपया आज के कई रुपयों के बराबर था। जब मैं सोचता था कि मेरे सर की कीमत इतनी ज़्यादा है तो मैं अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह समझने लगता था। गार्ड गयासुद्दीन लेक्चर दे रहा था और मेरे दिमाग में इस तरह के ख्यालात आ रहे थे कि ये रेलगाड़ी मेरे कब्जे में है। मैं गार्ड को और इंजन को 3 आदमियों को हुक्म देकर गाड़ी जहाँ चाहूँ रुकवा सकता हूँ। गाड़ी में लदा हुआ सारा माल मेरा था। मैं इसे दरिया में फेंक सकता था, मैं इसे आग लगा सकता था। गुनाहों में ऐसी लज्जत और तकब्बुर में ऐसी ताकत होती है कि इंसान के दिल और दिमाग से खुदा का नाम उतर जाता है और इंसान अपने आप को कमज़ोरों का खुदा समझ लेता है। वो नहीं समझता कि खुदा का नाम दिल और दिमाग से उतारा जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। खुदा का नाम उस वक्त भी नहीं मिटेगा जब ये ज़मीन और ये आसमान और ये चांद और ये सितारे मिट जाएंगे। मगर मैं खुदा को उस वक्त समझा था जब खुदा मुझे धुतकार चुका था। रेलगाड़ी चलती जा रही थी, उसकी रफ्तार बढ़ गई थी। बंगाल की रात तारीक हो गई थी। गयासुद्दीन का लेक्चर अभी ख़त्म नहीं हुआ था। अहमद अली बड़ी उस्तादी से लेक्चर ना सिर्फ सुन रहा था बल्कि ऐसे अंदाज से गार्ड की हाँ में हाँ मिला रहा था जैसे वो बहुत तालीम याफ्ता आदमी हो। उसने मुंबई का एक झूठ मूठ का वाकया सुना दिया कि उसमें एक फौजी गाड़ी पर दस्ती बम फेंका था जिसमें एम्यूनिशन जा रहा था। उसमें एक अंग्रेज लेफ्टिनेंट और 4 अंग्रेज सिपाही मारे गए थे। अब तुम दोनों कहाँ जाओगे? गयासुद्दीन ने पूछा। हम बंगाल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अहमद अली ने कहा। हिंदुस्तान की तरफ जाना खतरनाक नजर आता है। पुलिस का ख्याल है कि हम उधर ही जाएंगे। हमें इत्तला मिल गई है कि उधर ज्यादा चेकिंग हो रही है। हम बर्मा चले जाएंगे और समुंदर के रास्ते मुंबई पहुंचकर पंजाब में अपनी कार्रवाइयां शुरू कर देंगे। ये गाड़ी कहाँ तक जा रही है? ये तो बहुत दूर जाएगी, गयासुद्दीन ने कहा, लेकिन मेरी ड्यूटी मौलवी बाजार स्टेशन तक है। गाड़ी वहीं जाकर रुकेगी, वहां से दूसरा गार्ड मुझसे ड्यूटी ले लेगा। तुम्हारी तरह वो हमारी मदद नहीं करेगा। वो हिंदू है, गयासुद्दीन ने कहा। अगर तुम मेरे डब्बे में मौजूद रहे और वो आ गया तो वो तुम्हारे साथ मुझे भी पकड़वा देगा। मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता था, वो कर दी। मौलवी बाजार स्टेशन के करीब जाकर गाड़ी आहिस्ता होगी तो तुम उतर जाना। मैं एक मशवरा देता हूँ, पुल के करीब न जाना, वहाँ बड़ी सख्त चेकिंग होती है। मोहम्मद खान तो फौरन पहचाना जाएगा। वहाँ CID के आदमी भी होंगे। दरिया के किनारे किनारे निकल जाना, किराए की कश्ती मिल जाएगी। कम से कम 3 मील दरिया में जाना और दूसरे किनारे उतर जाना। मैंने उसे बताया नहीं कि हमारे पास कश्ती के किराए के पैसे नहीं। उसका शुक्रिया अदा किया कि उसने हमें बहुत अच्छा मशवरा दिया है। हमने उस पर जाहिर ना होने दिया कि उसने हमें इतना लंबा लेक्चर जो दिया है वो ज़ाया हो गया है। वो कोई जज्बे वाला मुसलमान था। वो बंगाल को मुसलमानों का मुल्क कहता था। मुझे याद था कि इंस्पेक्टर मंसूर ने भी यही बातें मुझे बताई थी। वो भी बंगाल को मुसलमानों की सरजमीन कहता था। रेलगाड़ी की रफ्तार कभी कम हो जाती, कभी ज्यादा। 3-4 स्टेशन गुजर गए थे। मुझे नींद आ गई और मेरा सर ढलक गया। मालूम नहीं कितनी देर के बाद अहमद अली ने मुझे जगाया और बताया कि गाड़ी से उतरना है। गार्ड खिड़की में से बाहर देख रहा था। उसने खिड़की से हटकर हमें पायदान पर चले जाने को कहा। हमारे साथ वो भी बाहर आ गया। अल्लाह आपकी मदद और रहनुमाई करे, उसने हाथ आगे करते हुए कहा। इस्लाम को तुम जैसे मुजाहिदों की ज़रूरत है। हम दोनों ने उससे हाथ मिलाए और चलती गाड़ी से उतर गए। रेलगाड़ी आगे निकल गई। हमें दूर रेलवे स्टेशन की बत्तियां नजर आ रही थी। हम लाइन के साथ साथ चलते गए। आगे पुल था जिससे गाड़ी गुजरी थी। उसके दाएं और बाएं चंद एक बत्तियां नजर आ रही थी। हम आगे चले गए और देखा कि वहां छोटी बड़ी कश्तियां और लांचें खड़ी थी। अहमद अली ने बताया कि यहाँ से लोग दरियाई सफर करते हैं। हम वहां नहीं जा सकते थे। गयासुद्दीन ने बता दिया था कि पुल के करीब CID के आदमी मौजूद रहते हैं। हम रेलवे लाइन से हटकर दरिया की तरफ चले गए और दूर जाकर किनारे के साथ साथ चल पड़े। हमें उम्मीद थी कि किसी माहीगीर की अकेली वकेली कश्ती मिल जाएगी और उसे दुगने किराए का लालच देकर ले जाएंगे और किराया दिए बगैर उतर जाएंगे। बंगाल आज भी कश्तियों का मुल्क कहलाता है। कहीं चले जाओ 1-2 कश्तियां खड़ी मिल जाती थी। हम 2-2.5 मील दूर चले गए। यह दरियाए मेघना था जो बहुत चौड़ा और खतरनाक दरिया था। पहले अंधेरा था, अब चांद निकल आया और ऊपर उठता आ रहा था। चांदनी साफ होती जा रही थी। तकरीबन 100 कदम दूर हमें एक बड़ी कश्ती साए की तरह नजर आई और हमने ये भी देखा कि उसमें 3-4 आदमी सवार हो रहे थे।
अहमद अली ने कहा कि कश्ती हमारे काम की नहीं, क्योंकि इसमें आदमी सवार हो रहे हैं। अहमद अली, मैंने उकताए हुए लहजे में कहा, करीब चलकर देख लेते हैं, हो सकता है ये माहीगिरों की कश्ती हो। ये हमें आसानी से मिल जाएगी। मेरे जिस्म में तो जान नहीं रही और जख्म दर्द कर रहा है। हमें खतरा मोल लेना पड़ेगा। वहां एक तरफ दरख्त थे, हम उनकी ओट और साए में तेज चल पड़े। करीब गए तो कश्ती वाले हमें देख ना सके, हम उन्हें देख सकते थे। कश्ती में 3 आदमी थे और ये कश्ती एक लॉन्च थी। उनमें से किसी ने कहा, चलो स्टार्ट करो, वक्त ज़ाया ना करो। अहमद अली बंगाली ज़बान समझ सकता था। उसने मुझे बताया कि उस आदमी ने क्या कहा है। लॉन्च का इंजन स्टार्ट हुआ। एक आदमी ने किनारे पर कूद कर रस्सा खोल दिया। वो लॉन्च में सवार हो ही रहा था कि अहमद अली ने कहा, चलो खानू, और लॉन्च की तरफ दौड़ पड़ा। मैं भी उसके पीछे गया और हम दोनों लॉन्च में कूद गए। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अहमद अली ने पूछा। मछलियां पकड़ने। एक आदमी ने रोब से कहा, तुम कौन हो? सुनो दोस्तों, अहमद अली ने कहा, यह मत पूछो कि हम कौन हैं। राइफलें और धा देख लो, हम दरिया पार करना चाहते हैं और तुम हमें दूसरे किनारे तक ले जाओ। इतने मामूली से काम पर अपनी जानें ज़ाया ना करो। तुम सबकी लाशें दरिया में तैर रही होंगी और लॉन्च हमारे कब्जे में होगी। अगर हमें पार उतार दोगे तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लॉन्च तुम्हारे पास रहेगी। तुम कहां तक जाओगे? एक ने पूछा। सीधा दूसरे किनारे तक चलें। नहीं, अहमद अली ने कहा, कम से कम 3 मील दूर जाकर हम दूसरे किनारे पर उतरेंगे। हम दोनों ने राइफलों की नालियां उनकी तरफ कर रखी थी। उनमें से एक, जो अहमद अली के साथ हर बात करता था, बंगाल के आम माहीगिरों की तरह नहीं था। वो गरीब नहीं लगता था। लॉन्च का मालिक गरीब हो ही नहीं सकता था। लॉन्च बड़े साइज की थी और उसमें छोटा सा एक केबिन भी बना हुआ था। लॉन्च में मछलियां पकड़ने वाला जाल पड़ा था। उसके साथ 2 आदमी थे, वो उसके नौकर लगते थे। उसने एक आदमी से कहा कि लॉन्च चला दे। लॉन्च चल पड़ी और वो हमारे पास बैठ गया। हम भी बैठ गए। उसने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। अहमद अली ने जवाब दिया कि हमसे कुछ ना पूछो और कोई बात ना करो। वो चुप हो गया। लॉन्च चली जा रही थी। कुछ देर के बाद दरिया के दरमियान पहुंच गई। वहां दरिया बहुत चौड़ा हो गया था। किनारे नजर नहीं आते थे। चांदनी तो थी लेकिन नजर दूर तक काम नहीं करती थी। आगे दरिया का मोड़ था। वहां पहुंचे तो पीछे से बड़ी तेज और सफेद रोशनी लॉन्च पर पड़ी। लॉन्च का मालिक उठ खड़ा हुआ। हम सब ने पीछे देखा। रोशनी अभी बुझी नहीं थी। हम उधर देख रहे थे तो लॉन्च वाले ने बंगाली जबान में उस आदमी से कुछ कहा जो लॉन्च चला रहा था। अहमद अली ने फौरन उधर देखा। तुमने इसे लॉन्च की रफ्तार तेज करने को क्यों कहा है? अहमद अली ने उससे पूछा। यह पुलिस की लॉन्च है जिसकी सर्च लाइट की रोशनी हम पर पड़ रही है। लॉन्च वाले ने जवाब दिया। तुम पुलिस से क्यों भाग रहे हो? अहमद अली ने पूछा। मेरे पास मछलियां पकड़ने का लाइसेंस नहीं, लॉन्च वाले ने जवाब दिया। मुझे यह खतरा नजर आ रहा था कि पुलिस की लॉन्च हम तक पहुंच गई तो हम पकड़े जाएंगे। जो मैं खुद पुलिस में रह चुका था, मुझे मालूम था कि पुलिस कश्तियों और लॉन्चों में दरियाओं और नदियों में गश्त किया करती हैं। हम भी यही चाहते थे कि लॉन्च और तेज हो जाए। पुलिस की लॉन्च से बड़ी बुलंद ललकार सुनाई दी, लॉन्च रोको वरना मशीन गन चला देंगे। लॉन्च ना रुकी। पुलिस की लॉन्च ज्यादा अच्छी थी। उसने हमारी लॉन्च से फासला कम कर लिया। लॉन्च वाले के कहने पर उसके आदमी ने लॉन्च की रफ्तार इंतहाई तेज कर दी। पीछे से मशीन गन फायर हुई लेकिन गोलियां पानी में लगीं। मेरा ख्याल है कि पुलिस वालों ने डराने के लिए एक ब्रस्ट हमारी लॉन्च के करीब पानी में फायर किया था। मैंने अहमद अली के कान में कहा कि क्या करना चाहिए। हम मुकाबला नहीं कर सकते, अहमद अली ने कहा। उनके पास मशीन गन है। इतने में लॉन्च का मालिक मशीन गन के डर से दरिया में कूद गया। उसका एक आदमी भी उसके पीछे कूद गया। जिसके हाथ में लॉन्च का व्हील था वो भी इधर उधर देखने लगा। तुम ना भागना, अहमद अली ने उसे हुक्म दिया। रफ्तार और तेज हो सकती है तो कर लो। अगर तुम डर कर दरिया में कूद गए तो मैं गोली मार दूंगा। नहीं भागूंगा, उसने कहा। मैं नहीं भागूंगा, रफ्तार और तेज नहीं हो सकती। वो खौफ से मरने लगा। इतने गहरे और चौड़े दरिया में बंगाली ही कूद सकते थे। बंगाली लोग पानी की मखलूक हैं। उनके हर तरफ पानी जमा रहता है। दरियाओं में सैलाब आते हैं, सैलाब रुकते हैं तो समुद्री तूफान आ जाता है। समुंदर कई कई मील अंदर आकर बंगालियों को तबाह बर्बाद कर जाता है। आजकल तो शायद मशीनी दौर ने बंगालियों की जिंदगी कुछ आसान कर दी होगी। मैं जिस वक्त की बात सुना रहा हूँ उस वक्त बंगाली अपने हाथों से सैलाब और तूफान का मुकाबला करते थे। नदियाँ और दरिया तैर कर पार करते और पानी के अताब के खिलाफ उनकी जंग जारी रहती। लॉन्च वाला और उसका नौकर दरिया में कूद गए तो हम हैरान ना हुए, ना हमने उसे कोई कारनामा कहा। अलबत्ता मैंने ये सोचा कि उन लोगों के पास अगर मछलियां पकड़ने का लाइसेंस नहीं था तो ये जुर्म इतना संगीन नहीं था कि लॉन्च का मालिक इतनी कीमती लॉन्च छोड़कर दरिया में कूद जाता। बगैर लाइसेंस मछलियां पकड़ने वाले अक्सर पकड़े जाते थे। कोई 1-2 का चालान किया जाता था, वरना चंद रुपए देकर जान छुड़ा ली जाती थी। अभी सोचने का मौका नहीं था। पुलिस की लॉन्च हमारे ताक़ुब में आ रही थी। हम दोनों पीछे देख रहे थे। फासला इतना ही था जितना पहले था। मैंने अहमद अली से कहा कि मैं राइफल की गोली से सर्च लाइट तोड़ सकता हूँ। उसने मुझे रोक दिया, कहने लगा कि उनके पास मशीन गन है। एक गोली के जवाब में 100 गोलियां एक ही बार आएंगी।
पुलिस की लॉन्च से बच निकलना मुमकिन नजर नहीं आ रहा था। मैंने अहमद अली से कहा कि मालूम होता है कि हमें भी दरिया में कूदना पड़ेगा। मैं ये दरिया तैर कर पार कर सकता हूँ। अहमद अली ने कहा, तुम तैर सकते होगे, लेकिन ये दरिया तुम्हें किनारे तक नहीं जाने देगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें तैरने का तजर्बा नहीं, फिर भी तैयार रहो। उसने ठीक कहा था। मैं तैरना जानता था। हमारे गांव के करीब पानी का छप्पड़ था जिसमें हम लड़कपन में तैरा करते थे। मेरे लिए मेघना जैसा दरिया पार करना मुमकिन नहीं था। मैंने पुलिस की लॉन्च की तरफ देखा। सर्च लाइट की रोशनी हमारी लॉन्च से हटकर दरिया की सतह पर पुलिस की लॉन्च के करीब घूमने लगी और मैंने महसूस किया कि पुलिस की लॉन्च की रफ्तार कम हो गई है। फिर मैंने उस लॉन्च का पहलू देखा, वो पीछे को मुड़ रही थी और सर्च लाइट की रोशनी लॉन्च के इर्द गिर्द पानी पर तैर रही थी। हम देखते रहे, लॉन्च वही चक्कर काट रही थी। जानते हो क्या हो रहा है? अहमद अली ने कहा। वो जो 2 आदमी उस लॉन्च से कूदे थे, पुलिस उन्हें पकड़ रही है। पुलिस वाले बहुत ही बेवकूफ़ हैं। उन्हें चाहिए था कि लॉन्च के पीछे आते और लॉन्च को पकड़ते। हमें अपने ताक़ुब में ऐसे ही बेवकूफ़ों की ज़रूरत है। मैंने कहा, कोई अकल वाला हमारे पीछे आ गया तो फिर फांसी का तख्ता ही है। हमारी लॉन्च पूरी रफ्तार से भागी जा रही थी और पुलिस की लॉन्च पीछे रह गई थी। चांदनी में वो इतने फासले से धब्बा सा लगती थी। मैं आज भी हैरान हूँ कि हम कातिल, डाकू और गुनाहगार थे, लेकिन खुदा हमारे लिए हालात ऐसे पैदा करता जा रहा था जो हमें बचाते चले जा रहे थे। क्या खुदा गुनाहगारों को ढील देता है? क्या खुदा हमें मौका दे रहा था कि हम अब भी तौबा कर लें? क्या खुदा हमें बचाते बचाते किसी ऐसी जगह ले जा रहा था जहां हमें बड़ी ही अजियतनाक सज़ा मिलनी थी? ये सवाल मुझे परेशान करने लगे, लेकिन मैंने इस परेशानी को झटक दिया। मेरे दिल से खुदा का खौफ निकल गया था। दरिया का एक और मोड़ आ गया और पाट तंग हो गया। किनारे करीब आ गए। दोनों तरफ शायद चट्टानें थीं। जंगल हमें बुलंद होता नजर आ रहा था। यहाँ दरिया का शोर ज्यादा था। मोड़ मुड़ते हमने पीछे देखा। पुलिस की लॉन्च नजर नहीं आ रही थी, ना ही सर्च लाइट की रोशनी थी। पुलिस वालों को शायद 2 मुलजिम मिल गए थे और उन्हीं को उन्होंने काफी समझा होगा। हमारी लॉन्च तंग पाट से तकरीबन 1 मील दूर निकल गई होगी कि उसे चलाने वाले ने रुख बाएं को कर दिया। अहमद अली ने उससे पूछा कि वो किधर जा रहा है। उसने बताया कि इधर दरिया में एक बड़ी नदी गिरती है, वो लॉन्च को उधर ले जा रहा था। उधर हम महफूज रहेंगे। उसने कहा, मैं तुम दोनों को किनारे पर उतार दूंगा। हमें कहीं दूर ही किनारे लगना था। हम आबादियों से दूर ही दूर रहने की कोशिश कर रहे थे। चांदनी और ज्यादा शफाफ हो गई थी। लॉन्च नदी में दाखिल हो गई और दरिया पीछे हटते हटते दूर रह गया। नदी तंग थी और उसके दोनों अतराफ घना जंगल था। कुछ आगे जाकर नदी एक तरफ मुड़ गई और कोई निस्फ मील गए होंगे कि लॉन्च की रफ्तार कम हो गई और किनारे के साथ हो गई। वहां से किनारा बाहर को गया हुआ था। लॉन्च उसके अंदर जाकर रुक गई। तुम लोग जिधर जाना चाहते हो चले जाओ, लॉन्च वाले आदमी ने कहा। मेरा मालिक तो शायद पकड़ा गया है। मेरी किस्मत में ना जाने क्या लिखा है। वो गरीब सा आदमी था। उसने अपना नाम नंदू बताया। वो हिंदू था। मैंने उसे कहा कि लॉन्च में खाने के लिए कुछ है तो निकालो। खाने को बहुत कुछ है, पीने के लिए भी है, उसने कहा, लेकिन मुझ पर एक मेहरबानी करो, कैबिन के अंदर ना आना। वो अहमक था। उसने हमें शक में डाल दिया कि कैबिन में कोई खास चीज है। अहमद अली ने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि कैबिन में जाकर हम क्या करेंगे, हम भूख से मर रहे हैं। वो कैबिन में गया। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। थोड़ी देर के बाद बाहर आया। उसके मालिक का जो खाना और अंदर रखा था वो उठा लाया। पीने का सामान भी था। उसने भी हमारे साथ खाना खाया। वो बंगाली था लेकिन उर्दू बोल सकता था। हम उससे कुछ न कुछ पूछते रहे और वो ऐसे जवाब देता रहा जिनसे हमें यकीन हो गया कि वो हमें टाल टर खा रहा है। मैंने और अहमद अली ने आपस में तय कर लिया था कि हमें क्या करना है।